Hello everyone. Today we will study reaction of metals with non-metals. जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन क्यों करता है, और सेकंड क्वेश्चन है मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करता है. अगर इस वीडियो में आप इन दो क्वेश्चनों को और इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझ लेते हैं तो इस रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको यूं चुटकियों में सोल्व कर दोगे, क्योंकि इन दो क्वेश्चनों में मैंने इस रिएक्शन से रिलेटेड हर छोटे से छोटे कंसेप्ट को क्लियर किया है और उन्हें डिटेल से समझाया है. इतने ईजी वे में सब कुछ समझाया गया है कि आपको डेफिनेटली सब समझ में आ जाएगा. ओके, इन क्वेश्चनों के अलावा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मेटल्स की रिएक्शन अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ कैसे होती है और मेटल्स नॉन मेटल्स से मिलकर जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन क्यों करते हैं. इसका आंसर है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट होती है और ये अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं. अब आप कहेंगे कि ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होती है. देखिए, ऑक्टेट का मीनिंग है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और डुप्लेट का मीनिंग है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. ऑक्टेट और डुप्लेट का मीनिंग मैं आपको रफ पेज पे समझाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जिन बच्चों को ये पता है वो वीडियो को आगे करके देख सकते हैं. ऑक्टेट ऑक्टेट का मीनिंग है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और डुप्लेट का मीनिंग है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. मेटल्स एंड नॉन मेटल के मोस्टली एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो और कुछ एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी डुप्लेट कंप्लीट हो. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट होती है और ये अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ताकि ये स्टेबल हो जाए. आइए तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए. हमने ले लिया सोडियम. सोडियम एलिमेंट को मैं यहाँ पे उसके सिंबल से लिख रही हूँ. इसका एटॉमिक नंबर है 11. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को EC से डिनोट कर रही हूँ और इसको KLMN की टर्म्स में लिखूँगी, KLM और N. आप सभी को पता होगा कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, M शेल में 18 और N शेल में 32. इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में नहीं डाल सकते. तो आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद L शेल में गए, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स. इसके यहाँ पे टोटल एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गए और हमने इलेक्ट्रॉन शेल्स में डाल दिए. सोडियम एलिमेंट की लास्ट शेल हो गई M शेल. क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं तो इसकी लास्ट शेल हुई M शेल. लास्ट शेल को आप वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हैं. सोडियम एलिमेंट ये चाहता है कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, लेकिन सोडियम एलिमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये किसी और एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले. इसलिए ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और अपनी M शेल को फिनिश कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है. जब इसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं बचेंगे तो M शेल का क्या काम रहेगा. इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसकी लास्ट शेल बन जाएगी L शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसकी लास्ट शेल L शेल हो जाएगी और इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी. आप सभी को पता होगा कि सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. इन शेल्स में से
KLMNOP जितनी भी शेल्स हैं उनमें से K शेल ये चाहता है कि उसकी डुप्लेट कंप्लीट हो, और K शेल के अलावा जितने भी शेल्स हैं वो सारे ये चाहते हैं कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो, उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। कई बार क्या होता है कि एल शेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ से इनकी ऑक्टेट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एल शेल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और अपनी लास्ट शेल बना लेता है के शेल, ताकि इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट तो हो नहीं सकती, तो कम से कम डुप्लेट ही कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को मैं उसके सिंबल से लिख रही हूँ और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLMN की टर्म्स में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K सेल में जाएगी। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डाला, लेकिन K शेल क्या चाहता है कि उसकी डुप्लेट कंप्लीट हो, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। सोडियम एक मेटल है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इन किसी की भी डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती। ये अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ही एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होती है और इनकम्प्लीट डुप्लेट क्या होती है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें नोबल गैस के एलिमेंट की, तो नोबल गैस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होती है, और उनकी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होने के कारण वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन? मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे कंबाइन होते हैं? इसका आंसर है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसके द्वारा मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं। हम इनके भी एग्जांपल्स करेंगे अच्छे से। ओके, पहले ये देख लीजिए, मेटल्स नॉन मेटल से रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाता है, और आयनिक कंपाउंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण इनके आयंस वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल देखेंगे हम रफ पेज पे कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे कंबाइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मूला है LiF। ये लिथियम का सिंबल होता है और ये फ्लोरीन का सिंबल होता है। चलिए यहाँ पे मैं लिथियम लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोरीन, इसके सिंबल्स मैंने लिख दिए हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फ्लोरीन की। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लिथियम का वैलेंस शेल L शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्लोरीन का भी वैलेंस शेल L शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लिविस सिंबल की हेल्प से भी लिख सकते हैं। लिविस सिंबल होते हैं डॉट और क्रॉस। हम किसी का भी एक के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले को क्रॉस से डिनोट करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम का सिंबल लिखा और इसके वैलेंस शेल को लिखा हमने यूं डॉट से। ये लिविस सिंबल होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखने का। ऐसे ही हम फ्लोरीन को भी लिखेंगे।
इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने 7 क्रॉस लगाए। ये चीज़ क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स को लिविस सिंबल से कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, लिथियम का वैलेंस शेल है एल शेल और फ्लोरीन का वैलेंस शेल भी एल शेल है। मैंने आपको बताया था के शेल ओनली ये चाहती है कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो और सभी शेल्स ये चाहती हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब लिथियम के जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एल शेल के पास, ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन लिथियम के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि कहीं और से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बना ले, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ कर देता है और एल शेल को यहाँ से फिनिश कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसकी लास्ट शेल हो जाती है के शेल, और के शेल की तो डिमांड ही यही है कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये लिथियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन गेन कर लेगा और इसके वैलेंस शेल में बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपने ऊपर प्लस चार्ज बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये जो लिथियम ने लूज किए हैं तो ये फ्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपने ऊपर माइनस चार्ज बना लेगा। सभी मेटल्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और सभी नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देखते हैं रिएक्शन में। यहाँ पे मैं लिथियम एटम लिख रही हूँ, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को लिखूँगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और फ्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। हमारे पास बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिथियम फ्लोराइड। तो देखिए लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। नोट्स में भी एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ताकि और भी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। यहाँ पे मैंने सोडियम के सिंबल को लिखा है और इस साइड मैंने क्लोरीन के सिंबल को लिखा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिविस सिंबल के द्वारा लिखा है। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स था तो हमने एक डॉट लगा दिया। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने 7 क्रॉस लगा दिए। देखिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज कर देगा और अपनी एम शेल को फिनिश कर देगा। तो इसकी लास्ट शेल हो जाएगी एल शेल, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जो ये सोडियम से ले लेगा और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कैसे करता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर प्लस चार्ज बना लेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर माइनस चार्ज बना लेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। सोडियम का एलिमेंट लिख दिया हमने एटम और क्लोरीन का एटम लिख दिया। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन गेन कर लेगा और सोडियम लूज कर देगा। हमारे पास बन जाएगा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। इसको हम NaCl से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के स्ट्रक्चर को भी शो कर रखा है। कौन सी शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और कौन सी शेल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद इसकी के शेल है, उसके बाद एल शेल है
और तीसरी जो शेल है ये है एम शेल। इसी तरह क्लोरीन एटम के पास ये न्यूक्लियस है, इसके बाद के शेल, उसके बाद एल शेल और उसके बाद एम शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हैं, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपनी एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एम शेल को दे देगा और यहाँ से ये लूज हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। होता क्या है, सोडियम अपने एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता तो इस शेल का क्या काम, तो ये अपनी शेल को भी रिमूव कर देता है क्योंकि उस शेल को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर प्लस चार्ज बना लिया और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एम शेल इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैंने लिखी भी नहीं है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसकी एम शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा बन गया आयनिक कंपाउंड। ये सोडियम का आयन और ये क्लोरीन का आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इनके आयंस बहुत ही क्लोज होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ Na+ और Cl-। इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। यहाँ पे Mg लिखा हुआ है और यहाँ पे Cl लिखा हुआ है। Mg का मीनिंग है मैग्नीशियम और Cl क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का वैलेंस शेल हुआ एम शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का वैलेंस शेल हुआ एम शेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लिविज सिंबल की हेल्प से लिख दिया, डॉट की हेल्प से, और क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से लिख दिया। अब ये देखिए मैग्नीशियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है, बट क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल जो 7 है इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन मैग्नीशियम तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्लोरीन यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो मैग्नीशियम का जो एक और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा। मैग्नीशियम के एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्लोरीन का एक और एटम आएगा जो उस एक इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लेगा। तो क्लोरीन की टोटल एटम हो गए 2। एक क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दूसरे क्लोरीन का एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने ऊपर Mg2+ चार्ज बना लेगा और क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन माइनस बनाएगा, दूसरे वाला क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन माइनस बना लेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है, यहाँ पे दूसरे वाला क्लोरीन का एटम है। एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का एटम ले लेगा और दूसरे वाला क्लोरीन का एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। हमें प्रोडक्ट में मिलेगा मैग्नीशियम 2+, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है तो 2+ चार्ज आएंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता तो 1+ चार्ज आता। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता तो यहाँ पे 3+ चार्ज आता। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया है तो इसके ऊपर 1- का चार्ज है और इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसके ऊपर 1- चार्ज है। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है मैग्नीशियम 2+, क्लोरीन के 2 एटम हैं और माइनस चार्ज है उनके ऊपर, MgCl2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल की रिएक्शन अलग अलग नॉन मेटल के साथ। देखिए सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर और NaCl बना लेगा सोडियम क्लोराइड।
मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा MgCl2। सोडियम मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन है नॉन मेटल। इसी तरह मैं पहले इन मेटल्स को लिख रही हूँ, उसके बाद नॉन मेटल को लिख रही हूँ। सोडियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्राइड मिलेगा NaH। Metals generally do not react with hydrogen. Only highly reactive metals like sodium, potassium, calcium and magnesium combine with hydrogen to form compound are called metal hydride. केवल हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, तो आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से इनके आयंस वेरी क्लोज होते हैं और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये हार्ड होते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रिटल हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में। ब्रिटल का मीनिंग है टूट जाना। सेकंड प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। वाटर में सोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर के पास हाई डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो आयनिक कंपाउंड्स को बीच में से तोड़ देती है और इनके आयंस को अलग अलग कर देती है, जिसके कारण ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके ये मेल्ट होंगे और बॉयल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं चलाते। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है, मींस इनमें पानी मिक्स है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को चलाएंगे। और अगर ये मोल्टन स्टेट में है, मेल्ट वाली फॉर्म में है, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी को चलाएंगे। बिकॉज सॉलिड स्टेट में इनके आयंस वेरी क्लोज होते हैं और इनके आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाती। इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए हमें आयंस की मूवमेंट चाहिए। और एक्वस सॉल्यूशन में ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ये वाटर इनके अंदर होता है तो इनके आयंस फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को चला देते हैं। और मेल्ट वाली फॉर्म में भी इनके आयंस फ्रीली मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को चलाते हैं। नेक्स्ट है दे कंसिस्ट आयंस। आयनिक कंपाउंड्स आयन को ही कंसिस्ट करेंगे, उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर क्वाइट फास्ट। आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। अपोजिट चार्ज्ड आयंस कंबाइन वेरी क्विकली। एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड है दोनों ही, तो हमें प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।